एक सर्जन के लिए ऑपरेशन केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और जीवन बचाने की एक गंभीर परीक्षा होती है। और ये शब्द कहे धरती पर कहे जाने वाले एक डॉक्टर ने, जिन्होंने सबका दिल जीता, सैकड़ों ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किए उन्होंने, और ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे सर्जन तो है ही, एक अच्छा दिल भी रखते हैं। बिल्कुल यहीं से उनका नाम जुड़ता है, लोगों का दिल जीतने वाले डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी की मैं बात कर रही हूँ, जो कि MS गैस्ट्रो और लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं रोबोटिक सर्जन है। और इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या ही बताऊं, यानी कि ये सर्जन तो है ही, ये समाज सेवी भी हैं। ये एक अच्छे मैं कहूँ बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखते हैं, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से बात करने के लिए बहुत सारे सवालों की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देर के उनसे स्वागत करते हैं उनका, हम और आप मिलकर, और लगाते हैं सवालों की एक लंबी सी झड़ी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो क्यों ना नाम से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी। किसने रखा था आपका ये नाम? ये अभिजीत जो है मेरी माँ ने रखा था, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने माँ ने बड़े प्यार से, हर माँ जो कुछ सोच के रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मतलब शैलजा जी और शरद जी ने कितना सोचा होगा कि इनका नाम अभिजीत होगा, तो ये सबका दिल जीतने वाले हैं। बिल्कुल। तो फिर ये सर्जन के पेशे में ये आपने पहले ही सोच लिया था कि ये भी पेरेंट ने तय किया था कि डॉक्टर बनेगा बेटा बड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं था, पर जब मैं देखता था कि मेरी माता और पिताजी जो सेवा करते थे, और खासतौर से जो गांव से लोग आते थे, हमारे हम शुजालपुर में रहते थे, तो गांव से जब लोग आते थे, घर पर रात में दरवाजा खटखटाते थे कि ऐसे कोई बीमार है और आप एडमिशन करवा दीजिए, भर्ती करवा दीजिए। तो पापा जी मेरे जो है रात को उठकर हॉस्पिटल ले जाते थे, उनको भर्ती करके ऐसी सेवा करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और मैं भी उनकी जैसे सेवा कर पाऊँ। क्या ये सेवा का जज्बा वहां से भी आता है? कोल्हापुर की तरफ आपको लिए चलती हूँ, जहाँ आपके नाना जी शंकर जी, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसा कि मैंने मेरे दर्शकों को बताया था, उनका प्रभाव है आपके व्यक्तित्व में? बहुत है। मतलब मैं बचपन, मेरे कुछ स्कूलिंग जो है कोल्हापुर से हुई, और मैं उनके साथ रहा भी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और फिर कोल्हापुर से सांसद भी रहे। तो उन्होंने जो मुझे सीख दी कि आप राजनीति में आकर सेवा कैसे कर सकते हो, और गरीब की सेवा कितनी जरूरी है, तो वहां से सीखा। तो दोनों तरफ से, मेरे नाना की तरफ से और दादा की तरफ से, मुझे ये बहुत अच्छे संस्कार मिले, और बस उसी को लेकर मैं आगे चल पड़ा। वाह, मतलब सर्जन भी बनकर जनसेवा, और नाना जी के प्रभाव के साथ समाज सेवा। आप पॉलिटिक्स में, मैंने बताया कि आप दखल रखते हैं, यानी आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी। इस पार्टी को लेके क्या मानना है आपका? कुछ थोड़ा विचारधारा की अगर मैं बात करूं। बिल्कुल। मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी जो विचारधारा है, मतलब सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा एक लेकर चलती है, भाव लेकर चलती है। और जो गवर्नेंस है और डेवलपमेंट की जो राजनीति है, ऐसे करती है। उसको मैं बोलता हूँ लोक नीति। वाह। है ना? तो राजनीति से बढ़कर लोक नीति होती है। तो लोगों का कैसे अच्छा हो सकता है, गरीब से गरीब जो व्यक्ति, उसका जीवन कितना खुशहाल हो सकता है, उसको लेकर चलती है। तो मुझे जो मन में था हमेशा बचपन से, बस वही आइडियोलॉजी इस पार्टी में दिखी मुझे, तो मैं इस पार्टी से जुड़ गया। आइडियोलॉजी की आपने बात की तो एक बात याद आ गई आपके बारे में, मैं दर्शकों को भी जरूर बताना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी को आपने सुझाव दे दिया, और यही उसी का परिणाम है कि आज आयुष्मान भारत योजना का लाभ वो लोग भी उठा रहे हैं जो 70 साल से ऊपर हैं। वृद्धजनों का काफी आशीर्वाद मिला आपको। बताइए ना वो वाकया क्या था? हमारी जो टीम है परिवारों के बीच में जाती है, वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करती है। साथ में मैं एक डॉक्टर हूं, तो पेशेंट्स भी आते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन था, एक स्टोरी भी मैं बताना चाहूंगा कि एक दंपति थी, जो हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास में, उम्र में बहुत ज्यादा थे, और जो परिवार ऐसा लग रहा था कि अच्छे घर के थे। और जब मैंने कहा कि देख करके आपका ऑपरेशन होना है, और आपके साथ कोई है क्या, तो बोले कि नहीं, मेरा बेटा तो है, पर उनको मत बताइए। तो मतलब कि उनको तो होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी देखभाल कैसे कर पाएंगे। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप किसी को मत बताइए,
और जो भी पैसे लगेंगे वो मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर इनका मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा, पर आप बेटे को और बहू को मत बताइए। और फिर वो रोने लगी। तो मैं समझ में आ गया कि ऐसा कुछ स्थिति ऐसे हो रही है। हाँ, ऐसे हो रहा है कि उनके पास उतना हक नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट करवाने का। तो ये स्टोरी, और जो परिवारों में जाता था वहां पर मैंने देखा था, मध्यम वर्गीय खास तौर से, कि वहां में भी जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट टालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर भार पड़ेगा। तो बस ये 2 स्टोरीज लेकर मैंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इस सुझाव को भेजा। पर आश्चर्य की बात, आश्चर्य तो नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उस सुझाव को देखेंगे, और वही हुआ। उस सुझाव को देखा गया और प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा पढ़ा भी और पूरे देश में उसको लागू किया। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हमारी सरकार है, उन्होंने दूसरे दिन उस पूरे देश में इस योजना को लागू किया। और मुझे 6.5-7 करोड़ जो वृद्धजन है उनका आशीर्वाद मिल रहा होगा, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। बिल्कुल, और मैं ये जरूर मतलब आप बधाई के पात्र हैं। ये मुझे मौका मिल रहा है ये शब्द कहने का, क्योंकि ये यात्रा यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। कोरोना काल में आप सरकार में एडवाइजर के तौर पर थे, यानी आपने लाखों जिंदगियां बचाने के सुझाव तो तब भी दिए थे। कुटुंब यात्रा क्या कहती है? कुटुंब यात्रा मतलब आजकल क्या आपने देखा होगा, परिवार छोटे परिवार होते जा रहे हैं। और जितने छोटे परिवार रहेंगे उतनी ही समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आत्महत्याएं होती हैं। और आपने देखा होगा कि पहले के जो परिवार थे आपस में जुड़े रहते थे, बड़े खुश होते थे। तो मुझे लगा कि मुझे परिवारों के बीच में जाना चाहिए, और उस परिवार में जाकर बच्चों से इंटरेक्शन करना, युवा है तो उनसे भी बात करना, उनके मन की बात समझना, ऐसे ही बुजुर्ग है उन सब से बात करना, और मोटिवेट करना सबको कि सब आपस में बात करें। अगर घर नहीं जा पाते तो दूर रहते हैं तो एटलीस्ट हम व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करके बात करें। तो लोगों से, अपने परिवार से कैसे जुड़ना वो लेकर चलता हूं मैं। तो और बहुत सफलता मिली उसमें, कई स्टोरीज निकली उसमें से, हमें भी सीखने को कई चीजें मिली हैं। और जिस स्टोरी ने आपका दिल जीता हो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मैं एक बताना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास में ऑपरेशन करवाने के लिए हर्निया का। उनके साथ 2 बच्चे थे। एक तो मुझे लगता है कि 5th या 6th क्लास में होगा, और एक बच्ची थी जो कि 10वीं 11वीं में होगी, ऐसा लगा। जब मैंने ऑपरेशन का बोला तो ऑपरेशन के लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो बच्चों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया मेरे से। और उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए जब लिया तो उस दौरान भी वो दोनों बच्चे वहां थे, और फिर ऑपरेशन के बाद जब फॉलो के लिए आए तो वो दोनों बच्चे थे, साथ में थे। तो जब मैं उनका पेशेंट जब अंदर गए तब तक मैंने बच्चों से पूछा कि आपके घर में और कौन है? मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं, आप दोनों आपके शायद दादाजी हैं, उनके साथ में हो। तो बोले कि हाँ, हमारे माता पिता दोनों, उनकी मृत्यु हो गई है, और हमारी देखभाल मेरे दादा और दादी करती हैं, और हम इनके देखभाल करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि मैं आपके घर आऊंगा और आपकी दादी से भी मिलूंगा। और जब हम उनके घर गए तो इतना अच्छा माहौल था, मतलब इतने जब बच्चा और बहू की मृत्यु होने के बाद भी वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने धैर्यता से उन बच्चों को पाल रहे थे। उनको रोज खाना बनाना, क्योंकि वो एक लो मिडिल क्लास से फैमिली से थे, तो खुद ही खाना बनाते थे उन बच्चों को। 4 बजे उठकर उनको स्कूल छोड़ना, बड़ी मेहनत करते थे। तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव एक एनर्जी है कि देखिए, मतलब इतना होने के बाद भी खुश होकर काम कर रहे हैं। तो लोगों को ऐसे छोटी छोटी बातों से सीखना चाहिए कि हमें जो ऑड होता है, हमारे मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, उसमें हमें पॉजिटिव एनर्जी लेकर कैसे आगे बढ़ना। ये तो कुटुंब यात्रा हुई जी। बहुत खूबसूरत अनुभव। मुझे लगता है अब जो सुन रहा होगा आपकी इस बात को, वो परिवार का महत्व समझ पाएगा। शायद इसीलिए बार बार हमारे देश में बात कही जाती है कि संस्कारों को पोषित करना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए सांदीपनि विद्यालय और तमाम। जी बिल्कुल। और मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार में भी हम जाते हैं तो जो परिवार के बच्चे हैं उनको हम बोलते कि आपको प्लान करना है कि नेक्स्ट घर कहाँ जाना है।
वाह। तो वो जो संयोजन होता है वो पूरे बच्चे तैयार करते हैं, हमें फोन लगाते हैं कि हमें इस रविवार को हम उनके घर जाएंगे, तो पूरी तैयारी उन बच्चों की होती है। तो उसमें जो बदलाव आया फैमिली को लेकर, हाँ। परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर, वो अद्भुत है। तो मुझे लगता, मैं सबको कहूंगा कि आप भी अपने परिवार से, अपने बहुत करीबी जो दोस्त है उनके परिवारों से सबसे जुड़िए। बिल्कुल सही बात है। आपने एक वो जो फैमिली ट्री कहीं खो गया था, आप कुटुंब यात्रा के जरिए उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आप जगह जगह जाते हैं और चौपाल लगा देते हैं, क्या है चौपाल? चौपाल एक ऐसा है कि हम एक किसी बस्ती में जाते हैं और वहाँ के आसपास जो बस्ती में जो लोग रहते हैं, हाँ। उनको इनवाइट करते हैं, एक चाहे मंदिर हो या आंगन हो या ओटला जिसको हम बोलते हैं, वहाँ ऐसी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर हम सब बैठते हैं साथ में और वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल बनाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मजाक भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, फिर थोड़ा सीरियस होकर उनसे बात भी करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, तो हर तरीके की बात करते हैं और बातों बातों में हम जो सरकार की योजनाएं हैं, हाँ। उस योजना के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अब मैंने जब चौपाल लगाते थे तो हमें कई ऐसे बच्चे मिले, हमें दिव्यांग थे। ओके। और दिव्यांग होने के बाद हमने पूछा कि स्कूल में जाते कि नहीं जाते हैं, हाँ। तो आश्चर्य होगा कि वो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहे थे। ओके। तो उनको ये नहीं पता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हाँ। इन बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल में एडमिशंस कंपलसरी रखा है, मतलब आप कोई मना नहीं कर सकता। तो जब हमने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया और हमने सबको एडमिशन दिलवाया स्कूल्स में, हाँ। और वो बड़े खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चौपाल से ऐसी छोटी छोटी बातें बाहर निकलती थी और उसके कारण कई लोगों को स्कीम्स बताने के बाद उसका फायदा भी मिला। वंडरिंग, आई मस्ट से डॉक्टर के सीने में दिल होता है। तो क्या मैं या हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी एक अच्छे पद पर राजनीति के क्षेत्र में एक दबदबा रखने वाला नाम बन जाए? अभी तो कार्यकर्ता हूँ और हमारे पार्टी में चाहे वो किसी भी पद पर चले जाए वो कार्यकर्ता ही होता है। सही। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है, पर वो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में रखते हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में जो हम अच्छा काम कर सकते हैं, पद सेकेंडरी है। तो जो भी कार्य मिलता है जो पार्टी देती है, दायित्व, हम पद नहीं बोलते, हम दायित्व बोलते हैं उसको, हाँ। और जो दायित्व मिलता है उसको हम बहुत अच्छे से जितना अपना अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए वो हम करते हैं। अब अगले सवाल की पृष्ठभूमि मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री होती है। आपने माँ को श्रेय दिया, मैं चाहूंगी मैम के बारे में भी थोड़ा आप कुछ बताएं। बिल्कुल। जो हमारी धर्मपत्नी है वो एक टीचर है, जो नीट जो आप सुनते हैं कि डॉक्टर्स के एडमिशन के लिए जो तैयारी करवाती है, हाँ, उसकी हाँ। कोचिंग क्लास लेती हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो अपने बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मेहनत करती है। और जब मैंने जब नए हमारी शादी हुई थी तो हम इतना फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे और मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पीजी मुझे करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ। तो उसमें उसने बहुत मदद की, हाँ। और वो काम करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को और वहीं से जो अर्निंग होती थी उससे हमारा घर का खर्चा चलता था। और उसी दौरान मैंने फिर मेहनत करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम होती है वो मैंने क्लियर किया और फिर पीजी किया। तो वो हमारा स्ट्रगल पीरियड था, उसमें वहां से उन्होंने मुझे जो मदद की थी उसके कारण शायद मैं इतना आगे बढ़ पाया। बिल्कुल, श्रृंगार से संघर्ष करती स्त्री की बात आपने याद दिला दी मुझे। अब इसी स्त्री से एक और जो हमारे देश में मुद्दा उठा था, मैं आपका व्यू जरूर लेना चाहूंगी। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो नारी शक्ति वंदन की हम बार बार बात करते हैं, आपका क्या सोचना है इस पर? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा सोचते आए कि हमारी जो मातृशक्ति है देश की, वो हमारे देश को चलाने के लिए ये शक्ति की बहुत जरूरत है। वहीं से हमें संस्कार मिलते हैं और कहीं भी देखेंगे हमारा घर भी, हमारे जो घर में मातृशक्ति होती है, चाहे वो बहन हो या हमारी वाइफ हो या माता हो, कोई भी है, तो आप पूरा घर अच्छा चलता है। ऐसी देश को चलाना अगर होगा तो मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है। और उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिल लाए, वो इसके कारण ये सब साकार हो पा रहा है।
बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन जी। अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, वो जोर देते भी हैं पूरे देश में। वो जी। बोलते हैं मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में बिल्कुल। जो अस्तित्व रखती हैं, नारी, युवा, किसान, गरीब कल्याण। बिल्कुल। जब इस हम ध्येय वाक्य को लेकर देश के विकास की जब बात करते हैं, विकसित भारत 2047 के लिए डॉक्टर अभिजीत देशमुख का क्या विचार है? क्या संभव है ये बात? बिल्कुल संभव है, और इसको संभव बनाने के लिए हमारी जो युवा शक्ति है, हमारे देश की युवा शक्ति अद्भुत है। बस उनको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। और कई बार सुनता हूं मैं कि हमारे युवाओं के लिए निगेटिव बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, मैं उसके उल्टा बोलता हूं। अच्छा। कि हमारे जो युवा है देश के अद्भुत है, उनकी जो शक्ति है, उनको हमें जो अच्छा संयोजन करके अगर हम उनको अच्छी राह दिखाएंगे तो वो हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे, सपने को साकार करेंगे। तो बेसिक युवा और बच्चे, हाँ। तो इसलिए मेरा फोकस भी ज्यादातर युवाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर रहता है, क्योंकि इनको हमें सिखाना है, हमें राह दिखाना है, ताकि जो हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का वो पूरा हो सके, क्योंकि वो करने वाले वो है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यही युवा आक्रोश में भी था कुछ दिनों पहले। जी जी। वो गुस्सा हालांकि खत्म नहीं हुआ है, उसने एक अलग मोड़ ले लिया। मैं बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, आपने भी सुना होगा। तो वो जो युवाओं का गुस्सा है जिसने एक अलग पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया, किस हद तक जायज था वो गुस्सा? और इस पे उनकी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका रही होगी, जिसकी वजह से वो उस गुस्से को क्या पता कितना बर्दाश्त कर पा रहे होंगे? कई ऐसे फोर्सेस हैं हमारे देश में जो युवाओं को भड़काने की कोशिश करती है, कुछ नैरेटिव गढ़ती है, और युवाओं को, मैंने जैसे कहा कि युवाओं को अगर सही दिशा देंगे तो अच्छा होगा, पर उनको भटकाने का जो अभी षड्यंत्र चल रहा है, वही ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो बात चल रही है, वो एक ऐसी राह है। और मैं युवाओं को कहूंगा कि आप किसी भी बात में ना आए, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो जिस पथ पर चल रहे हैं उनको फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और चिकित्सक हूं। कई लोगों से, जनता के बीच में हम बहुत अंदर तक जाते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं। तो मैंने देखा है कि इतने सालों में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत सोच है, और उनके जो सपने हैं वो हम पूरा करेंगे। बिल्कुल जी। कहते हैं डॉक्टर के लिए कोई धर्म नहीं मायने रखता, उसके लिए पेशेंट, मरीज ही होता है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त देश में धर्म को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है धर्म के रूप में, धर्म का नाम ले लेकर। आप क्या सोचते हैं? फिर यहाँ पर फिर से वो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ओके। यहाँ पर कोई भी किसी धर्म को लेकर कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है। कोई हिंदू या मुस्लिम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं, हम किसके अगेंस्ट हैं? जो हमारे भारत देश के अगेंस्ट कुछ काम करेगा उससे हम नफरत करते हैं, कि चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक वाला जो बिल आया था, तो वो हमारी जो मुस्लिम बहनों के बेहतरी के लिए था, है ना। आप देखेंगे कि हमारे जो स्कीम्स हैं, जितने भी, चाहे तो आयुष्मान भारत योजना हो और भी स्कीम्स हैं, उसमें सबको, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी, सबको बराबर उसका फायदा हो रहा है। तो ये जो नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं वो बहुत गलत है और डेंजरस है। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। राजनीति को लेके जो एक वाक्य कहा जाता है काफी नामचीन लोगों के द्वारा, कि जो नीति के साथ राज करे वो राजनीति है। आपके नजरिए में राजनीति क्या है? मेरे नजर में राजनीति लोक नीति है। ठीक है, राजनीति और लोक नीति में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप राजनीति को एकदम प्योरली लोगों के लिए, सिर्फ लोगों के लिए काम करेंगे, तो मैं उसको बोलता हूँ लोक नीति, समाज सेवा के रूप में। तो राजनीति को थोड़ा सा बदलना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता होगा कि उन्होंने पूरे देश से 1 लाख
शिक्षित युवाओं को चिन्हित किया है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो राजनीति में आए। हाँ। क्योंकि ऐसे लोग जब आएंगे हाँ। तो जो निश्चित आप ही बोल रहे हैं कि परिवर्तन। राजनीति से लोक नीति में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा होता है? ये मैं बहुत रोचक सवाल है, मैं भी जानना चाहूंगी दर्शकों के साथ कि जब कोई डॉक्टर राजनीति की तरफ रुख करता है जी, तो जी। उसके अपने अस्तित्व पर सवाल उठते हैं कि ये डॉक्टर जो एक पार्टी को बिलोंग करता है, वो डॉक्टर यानी आप इतने बड़े सर्जन है, एक प्रतिष्ठित नामचीन सर्जन है, तो वो सर्जन के सवाल पे मतलब के पद पर कभी कोई सवाल तो नहीं उठा? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं अभी भी जितना मैं अपने प्रोफेशन में जितना बिजी हूँ, हाँ। उतने ही मैं राजनीति में भी या सोशल वर्क में उतना ही एक्टिव हूँ। और दोनों को बहुत अलग रखा हुआ है। मतलब मैं सुबह से दोपहर तक पूरी सर्जरीज करना, पेशेंट्स देखना, पूरा काम करता हूँ और कहीं पे भी राजनीति बीच में नहीं आती। और फिर जब मैं वहां से फ्री होता हूँ तो मैं पूरा एक मतलब मेरा पूरा ड्रेस चेंज होता है, मेरा थिंकिंग चेंज होती है, हाँ। क्योंकि मतलब एक स्टांस चेंज हो जाता है, क्योंकि अब मुझे लोगों के बीच में जाकर अलग तरीके से सेवा का काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट और ये दोनों के बीच वाला जो वाली बात। हाँ, ये दोनों मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ और करना भी चाहिए। दोनों को, प्रोफेशन और राजनीति को जोड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो फिर एक और रोचक सवाल करती हूँ, अगर आप सर्जन ना होते तो क्या होते? अगर सर्जन नहीं होता तो एक पायलट होता मैं। और मुझे बहुत हम छोटे थे गांव में, हाँ। जब एरोप्लेन ऊपर से जाता था तो हम दौड़ते थे और बोलते चील गाड़ी जा रही है, तो उस वक्त उसको एरोप्लेन को चील गाड़ी बोलते थे। तो वो बहुत सपना था कि पायलट बनना है। और आपको एक बता दूं कि जब मैं मेडिकल में आया, एक सर्जन बना, तो जो मेरा सपना था, ड्रीम था कि मुझे प्लेन उड़ाना है, तो वो मैंने सीखा और उड़ाता भी हूँ। क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग। वाह। तो फिर मतलब मैं हॉबीज के तौर पर जो मेरा अगला सवाल होने वाला था कि एक डॉक्टर रिलैक्सेशन के लिए क्या करता है? बिल्कुल। तो आपके लिए आराम का मतलब क्या है? आराम सच आराम तो होता नहीं है, बट हाँ, आराम के दौरान मेरे को रीडिंग बहुत पसंद है और दूसरा सिंगिंग। ठीक है। और ये दो बहुत अच्छे शौक है मेरे। और रोज जब मेरा ये सब काम खत्म हो जाता है, हाँ। सर्जरीज के बाद या पॉलिटिकल या समाज सेवा के बाद, शाम को मैं अपने फिजिकल एक्टिविटी दैट इज बैडमिंटन खेलता हूँ। तो 1 घंटा उसको भी निकालता हूँ। तो ये एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है। हाँ। तो मतलब स्वस्थ रहने के क्या यही मूल मंत्र होते हैं? मैं चाहूंगी एक अच्छी सेहत के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मिस करते हैं। हमें सबसे पहले तो समय पर जल्दी उठना है। ठीक है। मैं तो बोलूँगी 6 बजे उठ जाइए आप। उठकर फिर आपके जो भी काम है पूरा अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच मतलब खान पान प्रॉपर और प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। और साथ में आपकी जो व्यायाम, खेल, ये होना बहुत जरूरी है। योग करना है। योग के बारे में बता दूं कि हम जब मेडिकल में पढ़ते थे तो एक इतनी बड़ी मोटी बुक होती थी और उसमें सबसे आखिरी 1 पेज का ही चैप्टर होता था योग के ऊपर। तो हमें कभी योग उसके बारे में ना पढ़ाया और आखिरी पेज था तो कभी पढ़ते नहीं थे। पर मैं धन्यवाद दूंगा फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 21 जून को पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमने फिर योग सीखा। और एज अ डॉक्टर हमें समझ में आया कि साइंटिफिकली कितना यूजफुल है योग। और हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए। तो ये है जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली जिसको बोलता हूँ। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे देश में मेंटल हेल्थ सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेंटल हेल्थ, हमारे मेंटली हेल्दी कैसे रहना उसको भी देखना है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखना ये बहुत जरूरी है। जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं या समाज सेवा की बात करते हैं तो एक और पहलू आता है जो प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर भी एक सवालिया निशान उठाता है। हम नक्सलवाद मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं इस वक्त, तो हमारा मध्य प्रदेश अगर मैं 2025 में ही नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश कहा जाने लग गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया।
जब हम एक तरफ नक्सलवाद से लड़ाई कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ महिला सुरक्षा भी हाशिए पर आ जाती है। बहुत सारे केसेस इन दिनों हुए, चाहे मैं तुषार शर्मा वाले केस की बात करना चाहूँ या और तमाम उन मुद्दों की बात करना चाहूँ जहाँ महिला सुरक्षा आज भी एक सवालिया निशान खड़े करती है। कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी जब उन पहलुओं पर बात नहीं की जाएगी खुल के, या जब उनके मन को ही ना समझा जाएगा, मन की बात कहने वाले देश के प्रधानमंत्री वाले इस भारत में। बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील मामला है जिसमें कि महिलाओं का मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है। हम नहीं ध्यान देते। हम बस एक महिला है जिसको घर में घर का भी देखना है, अगर कामकाजी है तो उसको काम का भी, बाहर काम का को भी संभालना है। जब प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में भी जो मेंटल चेंजेस, मतलब मेंटल हेल्थ पर जो चेंजेस आते हैं, कई बार मतलब पोस्ट डिलीवरी भी डिप्रेशन आता है, पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट, कई महिलाएं पोस्ट डिलीवरी आत्महत्याएं होती हैं। घर की हिंसा, ये भी एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। बिल्कुल सही। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा, और खास तौर से इसके लिए जो हमारे घर में अगर एक बेटा है और बेटी है तो हमें बेटे को वहां से ट्रेन करना कि एक महिला का सम्मान कैसे करना है। जब वहां से हम सिखाएंगे तो आगे जब बड़ा होगा तो वो सही में सम्मान करेगा एक महिला का, तो ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। मतलब आप इस बात से सहमत है कि अब बेटियों को बचाने के लिए बेटों को ग्रूम किया जाना चाहिए, उनकी पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके ये जो इतने सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें क्या ये पहलू होता है मुख्य रूप से कि लड़कों को इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? पहले तो वो घर में ही सीखेगा शायद, तभी वो बाहर की महिलाओं के साथ उस आदर सम्मान से बात कर सकेगा। बिल्कुल, तो ये जब हम चौपाल लगाते तब भी हम इसी पे फोकस करता हूँ और बच्चियों से ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। और फिर हर चौपाल में एक एरिया की एक लीडर बनाता हूँ, और वो एक बेटी होती है। एक बेटी होती है, उसको हम चार्ज देते हैं कि तुम इस चौपाल की यू आर द लीडर। वाह, क्या बात है। और कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपको भी लक्ष्मी दी है। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मेरी बेटी जो कि वो भी एक डॉक्टर है और बहुत मेहनत करती है, और मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलते पापा मुझे आपके जैसा बनना है। तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मैंने शायद कुछ अच्छा उसको संस्कार दिए हैं, तो वो ऐसे सोचती है। वो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, और बहुत मेहनत भी कर रही है, और भी आगे कुछ अच्छा करना चाहती है। अब मैं वो सवाल करने वाली हूँ जो शायद सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि मुझे उस सवाल को किया जाना चाहिए आपसे। आप राजनीति में दखल रखते हैं, एक प्रसिद्ध सर्जन भी हैं, आप मरीजों को भी अच्छे से हैंडल करते हैं और बाकायदा उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी लोगों को अच्छे से बता पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। क्या आपके घर में ऐसा सवाल आता है बेटी के द्वारा, क्योंकि महिला आरक्षण की हमारे देश में बात की जाती है, 35% तो हम महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दे रहे हैं। भारत सरकार की अगर बात करें तो 33% आरक्षण हम संसद में बात कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी ने कभी कहा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, क्या जवाब होगा डॉक्टर अभिजीत जी? बिल्कुल, मैं कहूँगा जाना चाहिए, और मैं तो हमेशा एनकरेज करता हूँ कि आप अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, और एजुकेटेड लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और लोगों की सेवा करना चाहिए। इससे हम व्यापक तौर पे अच्छा काम कर सकते हैं। राजनीति में आकर हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और उस प्लेटफॉर्म पे रहकर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये ना खरी खरी बातें कह दी थी। समय इजाज़त दे रहा है, इसलिए मुझे आपको यही धन्यवाद करना चाहेगा। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हर पहलुओं पर बात कर रहे थे, और ये बात समझ में आई कि अगर सही लोग सही जगह नहीं पहुंचेंगे तो गलत लोग शासन करने लग जाएंगे। इसलिए इनकी बात को ध्यान से सुनिए। हम और किसी रोज़ मिलेंगे किसी ऐसी ही बेहतरीन शख्सियत के साथ, और चर्चा करेंगे अपने सवालों से उनके जवाब को तलाशने की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।